नमस्कारं बन्धुओं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आज सोमवार के दिन जो भगवान भोलेनाथ का दिवस है, उसमें उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी परिचितों, पुरजनों और परिजनों के सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य का हित चिंतन। आज इस पटल पर मैं भैया जी उवास लेकर के पहली बार आया हूँ और उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि यहाँ हमारी बहनें बहुत ही सुंदरता के साथ में, बहुत ही पूरे मनोयोग से, उत्साह के साथ में इस पटल पर गति प्रदान कर रही थी। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि पहली बार आया हूँ तो निश्चित रूप से अपने परिचय के तौर पर एक छोटी सी कथा प्रसंग से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, और उसमें जो निहित संदेश है, मैं समझता हूँ आप सब उसको ग्रहण अवश्य ही करेंगे और मैं चाहूँगा कि उससे आप अपने आगे के कार्यक्रमों का, आगे के दायित्व बोध का निर्धारण करें, तो वो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए लाभकारी होगा, पटल के लिए। और निश्चित रूप से जो चीज़ पटल के लिए लाभकारी है, वो उसके सभी सदस्यों के लिए भी लाभकारी। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी उपस्थित हो गई हैं, उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आप कवि के साथ कॉफी पटल की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते भी हृदयांगन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते भी, और मेरी बहन है, इस नाते भी विशेष लगाव है। तो आइए मैं कथा प्रसंग में चलता हूँ। मैंने यद्यपि इस कथा को एक बार पहले भी उद्धृत किया है, किंतु आज एक थोड़ा सा अलग रूप में, थोड़ा सूक्ष्म रूप में और एक अलग उद्देश्य से इसको प्रस्तुत कर रहा। एक राजा था, उसको किसी ने छोटे छोटे दो बाज के
शिशु रूप में 2 बाज उसने ला करके दिए, किसी ने प्रस्तुत किए राजा को भेंट स्वरूप। वो बहुत सुंदर थे देखने में। राजा ने उस भेंट को स्वीकार किया और उनकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया है, एक दरबारी को नियुक्त कर दिया कि तुम इनकी देखभाल करो, इनके लालन पालन किस प्रकार से होना चाहिए, क्या आवश्यकता है, इनको पूरा करो। कुछ दिनों बाद राजा को उनकी याद आई तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया जिसको उन बाज के बच्चों की देखरेख के लिए निर्धारित किया था, नियुक्त किया था। उससे कहा कि भाई मैं देखना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या सीखा है, इनको आपने क्या क्या सिखाया है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वो उनको बाग में लेकर के गए। उन्होंने दोनों बाजों को, जो बच्चे थे, दोनों को इशारा करके उड़ा दिया आकाश में। राजा से कहा कि अब देखिए आप ये कितनी ऊंचाई पर विचरण करते हैं। तो उनमें से एक बहुत दूर तक, काफी ऊंचाई तक चला गया, जबकि एक अन्य जो था, जो दूसरा साथी था, वो थोड़ी ऊंचाई तक गया और वहां तक पहुंचने के बाद में घूम करके फिर लौट करके उसी डाल पर आकर के बैठ गया जहां पर कि उनका बसेरा था, या जो डाली उनके लिए निर्धारित की गई थी, जो पेड़ निर्धारित किया गया था, उसी पर आकर के। राजा ने कहा कि भाई ये क्या बात है, एक इतना ऊंचाई पर उड़ता है और एक यहीं आकर के रह जाता है। तो उस दरबारी ने कहा कि महाराज ये इसके अंदर, मैं शुरू से, बचपन से इसकी आदत देख रहा हूं, ये हमेशा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता, ये बस थोड़ा सा उड़ेगा और फिर आकर के बैठ जाएगा, थोड़ा सा उड़ेगा और फिर आकर के बैठ जाएगा। उनका ठीक है। तो उसने कहा क्या तुम इसको भी इतनी ऊंचाई तक उड़ना नहीं सिखा सकते? कहने लगे जी मैं तो नहीं जान सकता, यदि कोई और कर सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि ये भी उड़े। राजा ने घोषणा करवा दी पूरे अपने राज्य में कि जो भी व्यक्ति इस दूसरे बाज को पहले के समान उड़ना सिखाएगा उसको इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, बहुत बड़े बड़े इनाम उसको दिए जाएंगे। सब लोग बाग आने लगे, देखने लगे, बड़ी वो किया, प्रयास बहुत सारी किए गए लोगों द्वारा, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। एक दिन एक किसान को भी पता चला कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, तो वो राजा के दरबार में आया। उसने कहा कि महाराज जो काम और नहीं कर पाए वो काम मैं कर दूंगा, मैं पढ़ा लिखा बेशक नहीं हूं, कुछ भी एक छोटा सा किसान हूं, लेकिन जो काम और नहीं कर पाए उस काम को मैं करूं। अच्छा भाई ठीक है, करो, तुम करो, यदि तुम इस काम को कर देते हो तो तुमको इनाम दिया जाएगा। ठीक। अगले दिन राजा के पास आया, कहने लगी जी वो तो उड़ गए, अब नीचे नहीं आ रहा है। तो भाई ये क्या हुआ? कहने लगे जी आप देख लो जाकर के। राजा ने देखा, आकाश में दोनों उड़ रहे थे। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, जो दोनों उड़ने लगे, बराबर बराबर गलवैया डाली उड़ रहे थे दोनों। तो राजा ने किसान से पूछा कि आखिर ये बताओ कि तुमने किया क्या जो ये ऊपर उड़ना शुरू हो गया? उसने कहा महाराज मैंने कुछ विशेष नहीं किया,
मैंने कुछ भी विशेष नहीं किया, केवल इतना किया कि जिस डाल पर ये बैठते थे मैंने वो डाल काट दी। अब इनको जब वो डाल ही नहीं मिल रही है तो वो नीचे आएंगे नहीं। मैंने इस बाज की उन्नति के लिए इस डाल को काटा है, ना कि उसका बसेरा नष्ट करने के लिए। क्योंकि डाल पेड़ पर नहीं है, पेड़ के नीचे रखी है, उसका घोंसला है वहां बाकायदा बना हुआ, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। वो यदि उसको देख लेगा तो वो फिर आकर के बैठ जाएगा, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और मैंने उसके नुकसान के लिए थोड़े डाल को काटा है। डाल तो इसलिए काटी थी कि ताकि वो और ऊंचाई प्राप्त करे। जिस ऊंचाई पर उसका दूसरा साथी है उस ऊंचाई को प्राप्त करे, इसलिए उस डाल को काटा गया था। तो ये मैंने आपको संकेत रूप में एक बात बताई है कि इस पटल पर पिछले दिनों कुछ ऐसी हलचल हुई, ऐसा लगा कि किसी के लिए डाल काट दी थी। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जहां उसको छोटा आसमान मिल रहा था उड़ने के लिए, हाँ उसको उड़ने के लिए पूरा बड़ा आसमान मिल रहा था। जब बड़ा आसमान किसी को मिलता है तभी वो वास्तव में उड़ना सीखता है। और एक बात और विशेष है कि वो बाज चूंकि अपने आप में सुंदर बहुत थे, दोनों ही बाज के बच्चे बहुत खूबसूरत थे, तो भले ही वो अब उस डाल पर नहीं बैठ पा रहे हों, वो डाल उनको नहीं मिल पा रही है, किंतु उन बाज के बच्चों को जो भी देखता है या जो भी देखेगा, जिसकी भी निगाह उस ओर उठेगी, वो जहां जहां भी जाएंगे उनकी पहचान हमेशा उस राजा के बाज के बच्चों के रूप में रहेगी। क्योंकि उनका लालन पालन जो है वो राज दरबार में हुआ है, उनका लालन पालन राजा के उससे हुआ है, राजा के सौजन्य से हुआ है। सब जानते हैं कि ये बाज राजा के यहाँ के, इसलिए जहां जहां भी जाएंगे, जहां तक भी पहुंचेंगे, उनकी पहचान उस राजा के नाम से ही रहेगी। तो अगर राजा के आदेश पर उस डाल को कट गई है वो, तो ऐसा नहीं है कि उनका संबंध राजा से या राज दरबार से छूट गया है। उनकी पहचान अभी भी इस राज्य से ही है, भले ही उनको लौट के आने में कितना भी समय लगे, क्योंकि ये भी एक शाश्वत सत्य है कि चाहे कितनी भी ऊंचाई पर उड़ ले, पक्षी चाहे कितनी भी ऊंचाई पर उड़ ले, वो कभी ना कभी धरती को छूने के लिए अवश्य ही धरती पर उतरता है। उसको उतरना होता है, कभी ना कभी वो थक जाता है। कभी उसको इस बात का आभास अवश्य होता है मन में कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया था,
मैं इस धरती की उपज हूं, मेरा इस धरती से नाता है। और इस बात को, इस तथ्य को काशी मीट बनारसिया में भी बहुत से लोगों के समक्ष ये बात सत्यापित हो चुकी है। इसलिए मित्रों, आज पहले उद्बोधन में मैं केवल इतना ही कह करके विश्राम लेना चाहूंगा, और कल जब उपस्थित होऊंगा तब कुछ नया संदेश, कुछ नया उत्साह, कुछ नया उल्लास, कुछ नया उद्देश्य, कुछ नया लक्ष्य लेकर के उपस्थित होऊंगा। नई राह दिखाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रहे, मुझे स्मरण है कि ये पटल हमारी बहनों का है, ये पटल हमारी बहनों का है, हमारी बेटियों का है, हमारी माताओं का है। नाम ही इसका अनुज्ञा है। लेकिन किसी भी नारी जाति के लिए पुरुष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सृष्टि में पुरुष और स्त्री दो मूल सूत्र हैं सृष्टि के संचालन में। एक दूसरे के बिना जीवन सहज नहीं हो सकता। तो इसलिए इस सप्ताह रविवार तक मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा, कुछ अपनी बात कहने के लिए, कुछ आपकी बात सुनने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय अनुज्ञा। कल फिर मिलेंगे।